आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आज हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं और ये बहुत ही लेटेस्ट है। 31 जुलाई देखो हम कवर कर रहे हैं पीछे का आस्ते आस्ते लेके, ठीक है। कल तुम लोग को बताया जाएगा कल क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त का होगा या फिर पीछे का ही फिर कवर करेंगे। तो देखो इसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो प्रशांत भूषण का जो केस हुआ था जो सुने थे, तो इसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व है ना, जो ट्विटर पे उसने ट्वीट कर दिया था तो बवाल मच गया। ये जो बवाल क्यों मचा है और क्यों जुडिशरी अंडरमाइन हुआ इससे, ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, फेलियर ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खामी क्या है और क्या हमको प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मूव करना चाहिए, देखते हैं। थर्ड वन, जीएसटी जर्नी, बोले ना इसलिए जीएसटी भेज दिए थे तुम लोग को समझने के लिए, वो समझोगे तभी ये समझ में आएगा। नॉट सो रोजी, जो 3 साल का जो ये कालखंड है, जो पीरियड है, जो बीता है 2017 के बाद, इतना अच्छा रोजी नहीं रहा है। हाँ, अमेंडमेंट ही हुआ है ज़्यादा। फाइन, समझ गए सभी। आ जाओ, थोड़ा सा आई टू आई इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फाइन, देखो पहला जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये देखो ये 3 एडिटोरियल का मिक्सचर है, ठीक है। हिंदू का 27 जुलाई का है, फिर हिंदू में ही आया है दूसरे पेज में 27 जुलाई को, फिर हिंदू में ही दूसरे पेज में आया है तुम्हारा 27 जुलाई को, ठीक है। 3 एडिटोरियल का ये क्या है, मिक्सचर है। अब इसको देख लो, ये कहाँ लाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कितना नंबर है देख लो, 6th नंबर, पेपर 2 6th नंबर देखो। ओके, गर्म लग रहा है क्या? फैन ऑन कर दो, ओ फैन बढ़ा दो। चलो कोई नहीं, अब और कंसंट्रेशन बढ़ा लो अपना। चलो, सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटेड सो मोटो कंटेम्प्ट। सो मोटो मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद पे खुद कोई चीज़ ले ले। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सो मोटो करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद पे खुद स्टेप ले रहा है, एक्शन ले रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सो मोटो बोलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, यानी कि कुछ आदमी को क्या करेगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या करेगा, केस चला देगा उसके ऊपर। देखो होता क्या है, अब ये एडिटोरियल जाने से पहले तुम लोग थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट समझ लो कि यदि हम जुडिशरी के जजेस को या कोई भी उसके ऑफिशियल्स को खराब बोलते हैं तो वहीं तक सीमित नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जुडिशरी को चुनौती दे रहे हैं। और जुडिशरी में क्या होता है कि लोगों का फेथ है, केसेस वहाँ पे जाता है। यदि आप जुडिशरी को ही अंडरमाइन कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का फेथ का हनन कर रहे हैं। इसलिए इस समय क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी आदमी को अपने घेरा में ले सकता है। बात समझे? और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है इस बार। ये बहुत बड़ा विवाद का भी जरिया है। जैसे कल हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़े थे कि कैसे उसमें डिबेट था, कैसे राजस्थान हाई कोर्ट बोला था क्या ये चीज़ लिया गया, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का बात है उसमें, है ना। तो उसी तरह ये हमेशा से इंटेलेक्चुअल के बीच में ये डिबेट रहा है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हनन नहीं करता है क्या। हमको तो आज़ादी है, आर्टिकल 19 है, उसके तहत हम कुछ भी बोल सकते हैं। और यदि वो चीज़ जुडिशरी खराब समझ ले और हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देती है, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो किस तरह इस चीज़ को बैलेंस करना है, यही चीज़ हम लोग अभी एडिटोरियल में पढ़ेंगे। कई आते हैं बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज़रूरी है, कई इंटेलेक्चुअल्स आते हैं बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज़रूरी है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस करना होगा, उसके लिए आपको परफेक्ट मैकेनिज़्म बनाना होगा, ठीक है। तो अब बात समझो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटेड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन अगेंस्ट सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जो इतने बड़े फेमस है, ठीक है ना, और इस पर विवाद भी बहुत जुड़ा है। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। हमेशा
जानते हो इसका विचारधारा थोड़ा कम्युनिस्ट वाला टाइप का है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट वाला विचारधारा है। तो अपने ही सिविल राइट्स लॉयर के अगेंस्ट इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी कर दिया। कौन? सुप्रीम कोर्ट। देखो एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो ट्वीट किया था, 2 ट्वीट किया है प्रशांत किशोर ने। अब प्रशांत किशोर को तो पूरा इंडिया जान रहा है। हाँ सर, किशोर बोले, प्रशांत भूषण, किशोर कोई और है, दूसरा कोई है, ठीक है। तो प्रशांत, हाँ प्रशांत भूषण जो है, इन्होंने 2 ट्वीट किया और 2 ट्वीट में जुडिशरी को इन्होंने क्या किया? अंडरमाइन किया है। पहला ट्वीट में क्या बोला इन्होंने कि 6 साल से हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस पूरा एंजॉय कर रहा है एग्जीक्यूटिव के तहत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, मोदी गवर्नमेंट है, वो एग्जीक्यूटिव को पूरा संरक्षण कर रहा है, ठीक है, जो कि फैक्ट भी है, ठीक है। मैं बोल नहीं सकते हैं ना, जुडिशरी के अगेंस्ट हो जाओगे ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मेरा वीडियो वायरल हो गया तो बाबू हम जाएंगे, ठीक है ना, हम भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। तुम बोलते रहना कि टीचर था मेरा, बहुत बोलता था लालू के बारे में, गया ठीक हुआ, गया हम लालू के भागता है नहीं। तो देखो मैं खैर सुप्रीम कोर्ट भी इतना निर्दालु नहीं है ना, वहाँ पे भी हम फंडामेंटल राइट सीखेंगे, जितना जानते हैं उतना, हमसे ज़्यादा जानते हैं ना वो लोग, ठीक है ना। देखो क्या है, जैसे देखो इन्होंने कहा है कि और जो लिक्विडिटी आइटम जैसे मोटरसाइकिल, देखो इन्होंने ट्वीट कर क्या बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत महंगा मोटरसाइकिल में सफ़र कर रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ, ये क्या चीज़ है? गलत बात है सर, ये गलत बात तो है, मगर एक सोचने वाली भी बात है ना। मैसेज क्या जाएगा समाज को? एक कोई डीएम बहुत सिंपल साइकिल में जाता है तो कितना अच्छा मैसेज जाता है, और वही तुम्हारा बीएमडब्ल्यू में आएगा तो मैसेज क्या जाएगा? एक क्लास इनइक्वलिटी आ जाएगा। देखो जो बड़े करते सीखते हैं ना, जब सुशांत सिंह जी सुसाइड किए हैं उसके बाद क्या हुआ? आज भी देखो, आज भी भोजपुरी स्टार कर दिया, आज की बात है, कल वो सीरियल वाला एक्टर कर दिया, हाँ एक्ट्रेस, सॉरी एक्टर बोले, एक्ट्रेस, हाँ भोजपुरी कोई एक्ट्रेस थी, न्यूज़ आया हमको, ठीक है। बात समझ में हो गया, मुद्दा समझ में आया। देखो एपेक्स कोर्ट सेड दैट हिज ट्वीट्स ऑन इट्स रोल इन द लास्ट 6 years एंड अ फोटोग्राफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े अभी जो है ऑन अ मोटरसाइकिल अंडरमाइन इट्स डिग्निटी एंड द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द पब्लिक आई। जो पब्लिक आई है, जहाँ जिसको बहुत ज़्यादा फेथ है जुडिशरी में, और इस तरह का आप ट्वीट करिएगा तो पब्लिक का जो फेथ है घटेगा जुडिशरी में, ठीक है। इट सेड दैट इट ब्रॉट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन disrepute to the court and are capable of undermining the dignity and authority of the institution of Supreme Court in general and the office of the Chief Justice of India in particular in the eyes of public at large, ठीक है। वही बात है, ये अंडरमाइन करता है, ठीक है। नहीं, ये गलती से पुराना वाला चला गया है, ये देख रहे कि 1-2 बार हो गया है गलती से, गलती है, मिस्टेक है, ठीक है। देखो हाँ ऐसे कैसे ऐड हो जाता है, लगता है खुद से बनाते हैं क्या ये? हाँ हो जाता है, ठीक है। तो हम कहाँ बोले कि स्किप कर दो उसको, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ अब देखो, हाँ पहले हमको लगा बनाया आप ही बनाते हैं, क्या करें, मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। चलो तुम पढ़ो तो इसलिए बोलते हैं अच्छा से पढ़ो, सब मेहनत सफल हो जाएगा। देखो देखो पहले भी हुआ था, सो मोटो कंटेम्प्ट मिस्टर प्रशांत भूषण का अगेंस्ट लगा था 2009 में भी, ठीक है। जहाँ पे तहलका जो है तुम्हारा, तहलका एक पहले आता था ना, याद है तुम लोग, तहलका मचा देता था, ठीक है। जर्नलिज्म भी करता था, स्टिंग ऑपरेशन भी चलाता था ये, ठीक है। और जो कितना सत्ता को पलटा भी है इसमें, ठीक है, इंडिया के राजनीति में, तुम लोग को पता होना चाहिए तहलका के बारे में, ठीक है। तो ये क्या बोला जा रहा है, देखो ये 2019 में वॉज लिस्टेड ऑन जो ये इन 2009 अ स्टेटमेंट वॉज मेड बाय भूषण टू तहलका डेट 8 of the 16 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट वर करप्ट। इसने डायरेक्ट बोल दिया 16 गो में 8 गो जज क्या करप्ट है, अंडरमाइन कर दिया जुडिशरी को। तो उस समय से ही तुम्हारा ये रडार में है, समझ रहे हो ना। आस्ते 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 हम देव को सहेंगे, एक दिन पटक देंगे उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, भागो यहाँ से, है ना।
मतलब लाइट लेना है समझाने के लिए। समझ गए? तुम तो बेस्ट स्टूडेंट हो। कहाँ कुछ क्या क्या अब देखो यही जो बोले कि जो कंट्रोवर्शियल जो ट्वीट है अभी का, हाँ ये देखो ये एग्जैक्टली ये पढ़ लोगे, यही चीज़ लिखा था। यही बोला जा रहा है कि देखो when historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction and more particularly the role of the last 4 CGI। पहला ट्वीट में बोला है कि यदि ये चीज़ इतिहास बनेगा और हिस्टोरियंस देखेंगे इस चीज़ को, मंथन करेंगे इसके ऊपर, तो ये बताएंगे कि बिना इमरजेंसी का किस तरह डेमोक्रेसी को धता बताया गया है भारत में, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या रहा है डेमोक्रेसी को बर्बाद करने में। खुला चुनौती है, खुला चुनौती है ना ये, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे रहे हो। देखो अब वही दूसरा क्या है, लाइमलाइट में है बाबू। अरविंद केजरीवाल से साथ में गया था और एक जाके दफ्तर में थप्पड़ मार दिया था, तभी भी लाइमलाइट में आ गया था। इसी को तो थप्पड़ मारा गया था ना। हाँ क्या करोगे, स्वाभिमान भी नहीं है बताओ। हमको कोई एक थप्पड़ मार दे तो भाई हम तो पूरा उसका, तो हम सोचो मत कि इसके पीछे कितना हम बैठ के 6 महीना प्रैक्टिस करेंगे कैसे बाबू को करना है, सबक सिखाना है। समझते हो? बहुत बेइज्जती वाला है। डिग्निटी, आदमी का डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुक्का मारेंगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, एक थप्पड़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। है। देखो तो दूसरा ट्वीट क्या था कि CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी प्रेजेंट है वो 50 लाख का मोटरसाइकिल में, ठीक है, चला रहे हैं, वो भी बिना मास्क का, ठीक है, और बिना हेलमेट का, वो भी लॉकडाउन में। तो क्या है ये चीज़, क्या है ये चीज़, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट फेल्ड एट द 2 ट्वीट्स। और ये ट्वीट क्या करता है सुप्रीम कोर्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस देने का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ये अंडरमाइन है, उसको कम कर रहा है, जुडिशरी सिस्टम को कम कर रहा है। Only Supreme Court and High Court have contempt of court पावर। बोले ना अभी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही इजाज़त है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी को भी अपने ओर खींच सकता है और उसको पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट भी इक्वल्स इसी को बोलते हैं कि पढ़ो तो सिंक्रोनाइज करके पढ़ो, जो नॉलेज कल आया उसको अप्लाई करो, इसी तरह तुम्हारा आंसर भी समृद्ध होगा। आज पढ़े भूल गए तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का, सभी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, यू हैव टू, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, अब ये समझना होगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ से आता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर और हाई कोर्ट के पास पावर। तो ये देखो क्या है, इधर देख लो, द हाउ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिराइव्स पावर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स को पावर मिलता है संविधान से। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 से मिलता है और हाई कोर्ट को 215 आर्टिकल से मिलता है, अनुच्छेद 215 से, ठीक है। और आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। खुद भी यदि जुडिशरी का भी आदमी कोई भी किया, ये तो जुडिशरी का ही आदमी था, इसको भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ले सकते हैं, और दूसरा आदमी तो ले ही सकते हैं आराम से, दूसरा आदमी तो आराम से चला जाएगा बाबू। और आर्टिकल 215 कहता है कि सेम थिंग विथ रिगार्ड टू द हाई कोर्ट। अब ये समझो, इतना ही नहीं, ये तो आर्टिकल 129 और 215 का बात हुआ, साथ साथ एक्ट भी, एक्ट होता है स्टैट्यूटरी बॉडी बनाता है उसको, यानी कि पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट में भी एक्ट बना है कि हाँ आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इजाज़त देते हैं, और ये एक्ट 1971 में एक्ट बना था। 1971 आ जाएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इंदिरा गांधी का सरकार है ना, 75 में इमरजेंसी लगा था जी, है ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई के डिराइव्ड द कंटेम्प्ट ऑफ पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिए, साथ साथ ये 1971 एक्ट में भी आता है, उसमें बताएगा कि किस तरह प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देखते हुए। तो प्रोसीजर वगैरह तो ये तुम्हारा लॉ ही बना होगा जी, एक्ट में बनेगा जी। लॉ और एक्ट एक ही है, कंफ्यूज मत होना। बिल बनता है, उसके बाद एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद। तो 1971 के एक्ट में ये लिखा गया कि जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स के द्वारा करते हैं तो प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह आप उसको पनिशमेंट देंगे, क्या तरीका होगा, ये आर्टिकल 1971 में दिया गया है।
और इस एक्ट में क्या बोलता है, द एक्ट एडिशनली अलाउ द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नीचे नीचे के कोर्ट होंगे, यदि उसके जजेस या उसके ऑफिसर के अगेंस्ट भी कोई आदमी या फिर जुडिशरी का ही आदमी खराब बोल दे तो वो हाई कोर्ट को जाता है। हाई कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, सुओ मोटो पावर लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत खींच सकता है। यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कोई खराब बोला है तो ये सिंपल समझो कि मान लो कि बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, यहाँ पे बेंच है, इसको कोई खराब बोल दिया तो तुम्हारा पटना हाई कोर्ट इस चीज़ को वो करेगा, खींच लेगा हाई कोर्ट को, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट का जिम्मेदारी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सबको कोऑर्डिनेट करना। मतलब कोर्ट को गाली भी अगर दे देंगे सर गलत बात है, हाँ आराम से मिलेगा, आराम से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट देखो, अब 1971 में जो है इसके बारे में जानो, ठीक है। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी ये भी तुम्हारा कंटेम्प्ट दो तरीके से हो सकता है, एक सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है, समझे बाबू। सिविल जानते हो, सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल केस क्या होता है, जमीनी विवाद, डिस्प्यूट हो गया, चोरी चकारी हो गया, ये सभी सिविल में आता है। मर्डर में क्या, मर्डर सब तुम्हारा ये क्रिमिनल में आ जाएगा, है ना। हत्या उत्या जो भी है, बड़ा बड़ा चीज़ क्राइम जो भी है, सभी चीज़ आ जाएगा। सिविल कंटेम्प्ट देखो, सिविल कंटेम्प्ट रिफर्स टू विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। अब मगर कंटेम्प्ट के हिसाब से अभी तो हम बताए केस बताएं तो हम उसका क्राइम पे जाके बता रहे थे ना। बस सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये कि कोर्ट कोई आदेश दिया है और आप उसको नहीं माने तो सिविल कंटेम्प्ट लग जाएगा आपको। नंबर 1 ये सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, नंबर 1 कि स्कैंडलाइज द कोर्ट, यानी कोर्ट को अंडरमाइन कर देना, कोर्ट काम ही नहीं कर रहा है, निकम्मा है, ये है वो है, बर्बाद है, जैसे कि ट्वीट में किया गया है। तो स्कैंडलाइज मतलब होता है कि अंडरमाइन कर देना, ठीक है, ये वर्ड सीख लो। इसलिए सर बड़ा ओबीसी यार खाता में रहता है, नहीं बताता सुप्रीम कोर्ट का तो इसको ले लेगा अच्छा से, क्या सर प्रीजुडिशियस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंफरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इन एनी अदर मैनर। बोला है प्रीजुडिशियस ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, मैंने कि कोई भी जुडिशियल ये बोल दे कि देखो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया अयोध्या का, क्योंकि उसके बाद में गगोई साहब बन जाएंगे राज्यसभा का मेंबर। प्रीजुडिस कर रहे हो, पहले चेक कर रहे हो, इस तरह का भी आप नहीं बोल सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकता है। क्यों, इससे तो क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मिला हुआ सरकार है। जब ये पब्लिक को जाएगा फिर तो पब्लिक काहे जाएगा जुडिशरी में, वो अपने आप फैसला नहीं कर लेगा मार उड़ के दंगा करके। बात समझ रहे हैं। थर्ड क्या है, इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस एनी अदर मैनर, और तुम जुडिशरी में टांग लड़ा रहे हो, काम ही नहीं करने दे रहे हो। तो ये 3 तरीका है जिसके तहत आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग सकता है, ठीक है। पुलिस सिस्टम कंटेम्प्ट नहीं है, पुलिस सिस्टम में केसेस होता है। हाँ हाँ लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, उसको और अच्छा से लगेगा, अच्छा से लग जाएगा उसको और अच्छा से कि आप तुम रक्षा करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। बाबू पुलिस बहुत छोटा एजेंट है, एक IAS है ना, एक जज के सामने में ये है, ये जज का तैयारी किया है क्या सर? हाँ जज मतलब LLB करना पड़ेगा, जज मतलब ये छुटपुटिया जज नहीं, हाई कोर्ट का। आराम से कुचल देगा। हम जैसे आदमी करेंगे ना कब गायब होंगे बाबू, कुछ नहीं पता चलेगा तुमको, तुम लोग खोजते रह जाओगे सर कोविड से परेशान हो गए क्या, चल दिए क्या, और हम बोल भी नहीं पाएंगे, कोविड से नहीं दूसरी चीज़ से मर जाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसका, सब तो हम आर्टिकल पढ़ाने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं यार तुमको। फंडामेंटल राइट्स ही फेल हो जाता है जब इंडिया में सॉवरेनिटी। तो हम तो कभी भी देश तोड़ने का बात नहीं करें यार। कंट्री कितना प्रोग्रेस से, कितना मेहनत से, चिंतन से आया ये कंट्री। इस कंट्री में कितना आभूति दिया है यार गांधी जी। बताओ गांधी जी पूरा ज़िंदगी भर खपा दिए गांधी जी का, है ना, कितना गलत हुआ। सुभाष चंद्र बोस देख लो, जवाहरलाल नेहरू देख लो, है ना, मौलाना आज़ाद देख लो। इस कंट्री को बचाने के लिए क्या क्या नहीं प्रयास हुआ, उस कंट्री को हम तोड़ दें, कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। कल के दिन में तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, यही तुम्हारे अंदर गंदा ये बीज होगा, तो काहे का तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे। कंट्री को जोड़ने का बाबू राष्ट्र धर्म तुम्हारा ये धर्म होना चाहिए। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल है ना,
बताओ, जिसने ज़िंदगी खपा दिया, इतना मेहनत करके तुमको आज़ादी दिलाया, ठीक है। देखो समझो, लॉ कमीशन, देखो समझो, लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन तुम्हारा क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। लॉ कमीशन क्या कहता है कि देयर वर अ हाई नंबर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे सिविल कंटेम्प्ट और तुम्हारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडुलम बॉक्स की तरह इधर से उधर लगा रहे हैं, झूल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतना केसेस है पेंडिंग में, ठीक है। नॉर्मल का क्या होगा बताइए। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्यू, कई लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सही है, ये व्यू है, थोड़ी देर में तुमको काउंटर व्यू भी बताएंगे, ठीक है। तो व्यू देखो, देयर इज अ नो ओपन लाइसेंस टू मेलाइन कोर्ट, कोई भी अधिकार नहीं है किसी को कि कोर्ट को धता बताने का, मेलाइन करने का। मेलाइन मतलब क्या है, उसको अंडरमाइन करने का कोई भी किसी को हक नहीं है। तो कैसे, देखो, फ्री स्पीच प्रोविजंस कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कि आपको मुंह दे दिए हैं, आप उससे कुछ बोलिए, ठीक है। सो टू कमेंट्स ऑन द जुडिशरी कैन नॉट बी ओपन लाइसेंस टू मेलाइन इट, स्पेशली इफ डन बाय द पावरफुल पीपल। पावर्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर जो मिलता है उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है, जिम्मेदारी भी मिलता है। आप संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आप कैसे ऐसे ट्वीट कर सकते हैं, आप कैसे ऐसे नोटिस दे सकते हैं। यदि आप नोटिस दीजिएगा तो दूसरे आदमी को प्रभावित करेगा वो चीज़। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूरी है। थोड़ा फैन कम कर दें, 10 मिनट कर दो, चिल्लाना पड़ता है। ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटर का नाम 2 साल के लिए ये टाइप का 2 साल बताया ना, एडवाइजर पुलिस सिस्टम, वो तो लागू नहीं, वो ये क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, लागू करने के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, एडवाइस जरूरी नहीं कि लागू हो, हाँ, वो अगर बता देगा तब एक्ट लॉ बन जाएगा, तब तो लागू होना ही है। यही तो अंतर है ना, रिकमेंडेशन मतलब क्या, एडवाइस दे रहे हो, जरूरी नहीं कि लागू हो, ठीक है। इसी के बारे में तो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कितना दिन से बात हो रहा है, वही प्रकाश सिंह के बारे में, ठीक है ना। अब समझो बात को, समझे। पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आता है, और प्रशांत भूषण का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवोकेट है इतने बड़े। देखो, कोर्ट्स कैन बी लीनिएंट अगेंस्ट ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हु मे ऑकेजनली रेंट ओवर एन अनफेवरेबल जजमेंट, ठीक है। कोर्ट कैन लीनिएंट, कोर्ट लीनिएंट हो सकता है इंडिविजुअल्स के, जो ट्विटर पे भी आदमी करता है। यदि कोई अनफेवरेबल जजमेंट है तो आदमी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकता है। जैसे मान लो कि अयोध्या हुआ, तो उसके बाद भी मुस्लिम्स लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसा वर्ग आए कि बोले कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब इसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं ले सकते हैं, जजमेंट के ऊपर दे सकते हैं आप, आपका इतना फ्रीडम हो सकता है। इट इज़ अ वन थिंग टू क्रिटिसाइज द कंटेम्प्ट ऑफ जजमेंट और कोर्ट प्रोसीडिंग एंड क्वाइट अनदर टू इम्प्यूट मोटिव्स एंड बायस। ये एक अलग बात है कि आप जजमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आप बोल सकते हैं कि वो खराब जजमेंट है, मगर मोटिव्स के साथ, बायस के साथ कोई भी जजमेंट को आप प्रोजेक्ट करते तो गलत है। आपके दिमाग में मोटिव्स है, बायस है कि इसको हम गलत बता देंगे, इससे हमारा लाइन चलेगा, इससे हमारा कारखाना चलेगा। यही तो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारा जजेस, घेर कर रखा है ना, और कोई मुद्दा को पहुंचने नहीं देता है। राम मंदिर का भी मुद्दा इसी तरह लटका हुआ था, इतना दिन से जाता था तो ये सब लटका देता था, क्योंकि जुडिशरी जितना डिले होगा उतना ही पैसा बीच में कमाएगा लोग सब, और पिसाएगा कौन, जनता, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो तुम्हारा ये रामलला का जो डिस्प्यूट था, अयोध्या का डिस्प्यूट था, ये भी तो लंबा चला है यही रीजन से वजह से कि टांग लड़ा देता था यहाँ पे। तो वही बोला जा रहा है कि एक चीज़ है कि आप जजमेंट के ऊपर, ठीक है ना, क्रिटिसाइज करना कोई गलत बात नहीं है, मगर आप यदि बायस हो, आपका मोटिव्स है इसके पीछे, तो वो गलत है, और उसके तहत आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा सकते हो। इफ चार्जेस हैव बेसिस दे मस्ट बी फ्रेम्ड एज चार्जेस अगेंस्ट स्पेसिफिक जजेस एंड प्रूवन। यदि चार्ज सही है किसी भी जज के अगेंस्ट, उसे गलत किया है, तो आप जुडिशियल प्रोसीजर से बढ़िए ना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। करप्शन लगा है, बहुत सारा करप्ट जजेस हुए हैं हमारे इंडिया में, तो उसका भी एक तरीका है कि नहीं है। पार्लियामेंट एंड स्टेट हैव सिमिलर पावर टू एक्ट अगेंस्ट कंटेम्प्ट। और तुम जानते हो कि पार्लियामेंट और तुम्हारा उसके पास भी तो अधिकार है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यदि तो बोल रहे हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर, यदि हम पार्लियामेंट को भी गलत बता देंगे तो पार्लियामेंट भी हमको खींच सकता है अंदर। वो पार्लियामेंट इसलिए नहीं खींचता है, या इसलिए बहुत कम खींचता है क्योंकि हम लोग का ही रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट,
जुडिशरी तो पूरा डिफरेंट बॉडी है। जुडिशरी तो ह्यूमन हमारे उसको नहीं करता, हमको रिप्रेजेंट नहीं करता है। जुडिशरी क्या है कि पार्लियामेंट का कोई लॉ है वो कितना सही है संविधान के हिसाब से, उसको चेक करता है, ठीक है ना। काउंटर व्यू क्या है? काउंटर व्यू मतलब अभी व्यू हो गया, काउंटर व्यू मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सही नहीं है, बोले ना। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इंटरनल मैकेनिज्म आर नॉट ट्रांसपेरेंट। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जुडिशरी के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म वो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है। कल हमको बहुत अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप जेंडर जस्टिस का बात करते हैं, है ना, आर्मी ऑफिशियल से बात करते हैं, कमांड पोस्टिंग का बात करते हैं, है ना, अब जुडिशरी का बात क्यों नहीं करते हैं? कल किसी ने उठाया था, यही लगभग मुद्दा था। हाँ, तुम बोले थे, बहुत सही सवाल है, यही तो बोल रहा है, यही तो सवाल बोल रहा है कि बहुत ज़रूरी कि जुडिशरी का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करिए, नहीं तो आने वाले समय में होगा ये चीज़। क्योंकि अभी भी कल भी बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला कितना बनी? कुछ नहीं बनी है ना। जजेस भी बहुत कम है, इंदु मल्होत्रा और भी बहुत सारा, बहुत कम है संख्या उनका। तो ऐसे में कहे चलेगा? खाली खाली पेपर पे लिखेंगे जेंडर जस्टिस, खाली आर्मी में देंगे? सही बात। ये भी तो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधारिए, है ना। पेंडिंग केसेस वगैरह है, उस पर आप काम करते हैं। बिल्कुल बोला कि इंटरनल मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट नहीं है, होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंट। यदि ये ट्रांसपेरेंट हो गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन शुड बी यूज टू स्टिपल फ्री स्पीच। जो संविधान में आपको पावर दिए गए हैं, जो आपके लीगल एक्ट में पावर दिए गए हैं, उसको सही इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल करना है, ना बल्कि ये इस्तेमाल करके आप फ्री स्पीच को ख़त्म कर दे। ऐसा कोई फ्री स्पीच नहीं ख़त्म करना चाहिए आपको। आपको आर्टिकल 129 है, आपके पास 215 है और आपके पास एक्ट 1971 का है। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का और लीगल एक्ट का आप गलत यूज़ करिएगा। पीपल को आप पीपल का जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दीजिए क्या? ये भी तो गलत है। फूक फूक के कदम रखना होगा आपको, यही काउंटर व्यू है। दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया फुल ऑफ क्रिटिक्स है। सोशल मीडिया में तुमको क्रिटिक्स मिलता है। अमिताभ बच्चन को ट्रोल कर दिया और क्या बोले, है ना। तो अमिताभ बच्चन देखे हो अभी क्या ट्वीट आया है, अमिताभ बच्चन अपना बताने लगे कोरोना वायरस में कहाँ खर्च किए, उसका पुर्जा बनाना शुरू कर दिए, है ना। अब बेचारा देखो कोई आदमी तुम्हारा कोरोना से पीड़ित है, यही तो होता है सेलिब्रिटी बनने का नुकसान, है ना। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ क्रिटिक्स, वही बोले कमेंटेटर्स एंड ऑब्जर्वर हु एयर देयर व्यूज इन मैनी अनस्ट्रेन एंड अनइन्वेंटेड वेज। यानी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो क्या हमको सबको पकड़ के हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डाल दें क्या? ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सोशल मीडिया में भी बोलना तो क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। थर्ड वन, देयर इज अ मच विजडम इन गिविंग अ वाइड लैटिट्यूड टू पब्लिकली वॉइस क्रिटिसिज्म एंड स्टूडेंट क्वेश्चनिंग ऑफ द कोर्ट वेज एंड डिसीजन। ये क्या है कि आपको लैटिट्यूड देना होगा। लैटिट्यूड मतलब पब्लिक वॉइस के लिए आपको एक जगह देना होगा, एक फोरम देना होगा जहाँ पीपल अपना क्रिटिसिज्म रख सके, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यदि डिसिडेंट वॉइस नहीं होगा तो दिक्कत है ना। यदि मेरा ही बात तुम लोग सब मान लोगे तो अपना दिमाग कब वृद्धि करोगे? अपोजिशन का भी रहना जरूरी है। इसलिए अपोजिशन का भी रहना बहुत ज़रूरी है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। बिल्कुल, फ्रीडम क्या करता है, प्रेस हमेशा क्रिटिसाइज करता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि एक वाइड लैटिट्यूड होना चाहिए। वाइड मतलब एक बड़ा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक क्या करे, अपने क्रिटिसिज्म को रख सके और क्वेश्चंस कर सके कोर्ट के तरीके का, जजमेंट का और जो भी वो कर रहा है, समझे ना, चाहे वो मोटरसाइकिल में घूम रहा है, जो भी चीज़ है। फोर्थ वन, इट इज़ द राइट टाइम टू रिविजिट द क्लॉज इन द कंटेम्प्ट लॉ विच सेड scandalize or tends to scandalize the judiciary or lowers the court authority। क्या बोला जा रहा है, अब एक समय आ चुका है कि आप रिविजिट करिए कंटेम्प्ट लॉ में, स्पेशली क्रिमिनल वाला में, क्रिमिनल वाला कंटेम्प्ट में, और वहाँ पे देखिए जो स्कैंडलाइज जो शब्द है उसको थोड़ा बदलिए। ऐसे में नहीं होगा, उसको बदलिए तभी, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। और इसको आप काहे बोलते, जज को हम बोल दिए तो काहे आप बोले कि जुडिशरी को कर दिए, तो इसका मतलब जज तो इम्यून हो गया, जज तो आप सर्वोपरि हो गया कि कोई भी उसको वो नहीं कर रहा है, इम्यून हो गया ना। तो गलत बात है ये भी। प्रजातंत्र में कोई इम्यून हो जाएगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। देखो, कंटेम्प्ट पावर इज नीडेड व्हेन विलफुल डिसोबीडियंस इज देयर टू पुट ऑर्डर्स। कंटेम्प्ट एक्चुअली कहाँ जरूरी है, सिविल कंटेम्प्ट में जरूरी है कि यदि हम कोर्ट तो बड़ा चीज़ है ना, इसका ऑर्डर नहीं माने तब उसको फंसाइए ना, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ले आइए ना। काहे आप इधर ला रहे, कितना बढ़िया बोला है, ठीक है। महापुरुष इंटेलेक्चुअल पर्सन, इनका नाम याद नहीं है, ठीक है।
इस टाइम द होगा मे बी गौतम भाटिया का बहुत ज़्यादा एडिटोरियल आता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। इस टाइम द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग, ये हो गया सम बिलीव, अच्छा सेकंड यही कर रहे थे ना हम। 6 नंबर देखो, इस टाइम द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोडिंग द कोर्ट इज इन्वोक्ड, सम बिलीव दैट द कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड। और यदि आप इस चीज़ के ऊपर यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के और स्पेशली क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत आप जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ले लेते हैं, फंसा लेते हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ा क्या है, ये एक तरह से बहुत बड़ा पेंडोरम बॉक्स खड़ा करता है, यानी कि एक डिबेट खड़ा करता है कि पक्का जुडिशरी कुछ छिपा रहा है ना, जुडिशरी अंदर कुछ रख रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू बी इम्पार्शियल एंड यूनिवर्सली थॉट सो दैट द ब्लेज ऑफ ग्लोरी अराउंड जजेस वुड स्टे अनडिमिनिश्ड। बोला कि ये इम्पार्शियल तरीका है, ये एक ऐसा चतुर तरीका है, एक ऐसा सिंपल तरीका है जिसके वजह से जुडिशरी पावर को एंजॉय कर रहा है, और कोई उसको खराब बोल रहा है तो इसके तहत वो अपना इम्यून होकर बैठा है और अगला वाला को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सजा दे रहा है। सही बात है। अब देखो इंग्लैंड ने क्या किया है, जो तुम्हारा ये कंटेम्प्ट है स्पेशली क्रिमिनल कंटेंट, उसमें स्कैंडलाइजिंग जो शब्द है उसको हटा दिया 2013 में। तो जब इंग्लैंड का लॉ हम लोग फॉलो कर सकते हैं तो इंग्लैंड का जो रास्ता हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, 2013 में हटा दिया गया है। देखो इंग्लैंड में भी इसका मतलब डिबेट चल रहा होगा इसे लेके। हाँ देखो, इंग्लैंड एबोलिश द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इन 2013। आपको बाहर कंट्री का भी लेना होता है कि बाहर कंट्री में इसके रिलेटेड क्या चर्चा हो रहा है या क्या क्या हुआ इसके ऊपर। एलिगेशन शुड बी अंडरटेकन बाय इम्पार्शियल प्रोब्स रेदर देन द थ्रेट्स ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन एंड प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। यदि कोई जुडिशरी के अगेंस्ट बोला है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत लगाइए, एक इसके लिए आप इंडिपेंडेंट बॉडी खड़ा करिए जो कि इम्पार्शियल हो, ना कोर्ट के फेवर में बात करे ना आदमी के फेवर में बात करे, और वो एक प्योर ट्रांसपेरेंट मेथड के तहत वो क्या करे, जस्टिस दे, चाहे वो जुडिशरी को जस्टिस दे, चाहे वो जो बोला है भड़काऊ भाषण दिया उसको दे। ठीक है। Our judiciary is not transparent. Even the judges are not expected to disclose the reason for the recusing themselves. वही बोले हमारा जुडिशरी ट्रांसपेरेंट ही नहीं है और डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि अंदर क्या हो रहा है। It is only the fear of scandalizing the judiciary that restrains much of the media and public from a more rigorous examination of functioning of the judiciary. यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मीडिया लोग भी डरता है, पब्लिक भी डरता है, इसलिए बार बार नहीं बोलता है, उसके स्टेटमेंट नहीं देता है। नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह कोई भी मीडिया हाउस को भी फंसा देगा, इसलिए डरता है। और जब मीडिया सशक्त नहीं होगा, हालांकि अभी देश का मीडिया का बात मत करो, अभी तो बिकाऊ मीडिया है, ठीक है ना, मेरा दिमाग खराब होता है अभी का मीडिया को देख के, ठीक है ना। और आने वाले समय में यही रहेगा ट्रेंड, थोड़ा बहुत उसी को देखेंगे और अपना बुद्धि भी लगाएंगे। हम देखो 100% हम किसी हम पूरा हम किसी को विश्वास नहीं करते। देखते हो पेपर में भी तो एक एडिटोरियल नहीं आता, 2-3 को मिला के लिखते हैं, और जो अननेसेसरी है उसको हटा दिया जाता है। वही चीज़ दिया जाता है कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए, जो लीगल है तुम्हारे दिमाग से, जो सही है। तो बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि मीडिया हाउस या पब्लिक भी उसको इंक्रोच नहीं करती है जुडिशरी को, कि डर के मारे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी आराम से काम कर रहा है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ही नहीं है। अभी जनरल जस्टिस का बात करते, बोले आओ ज़्यादा हीरो बन रहा है जनरल जस्टिस, आओ हम तुमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत लेते हैं। क्या बोलेगा उसको बाद? तुम लोग को सिखाएंगे बाबू जनरल जस्टिस नहीं हो सकता है, गलत है, गलत बोल रहे थे, गलत पढ़ा रहे थे तुम लोग को, ये पुरुष प्रधानी देश है, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, विश्व है। व्हाट इज दिस? ये कंट्री में देख रहे हो कितना दिक्कत है। ओपिनियन ऑफ द लॉ कमीशन, लॉ कमीशन क्या कहता है? हर एक का ओपिनियन लेना जरूरी है, व्यू ले लिए, काउंटर व्यू ले लिया। और लॉ कमीशन जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका क्या मानना है? इसका मानना ये है कि द लॉ कमीशन सेड दैट द हाई नंबर ऑफ केसेस जस्टिफाई द कंटिन्यूड रिलेवेंस ऑफ द एक्ट। जो हाई केसेस है इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 1971 हो या फिर 90, ये जरूरी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह से जरूरी है, जरूरी तो है, इसमें मैं मानता हूँ। इट स्टेटेड अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट, ये बोला है कि लॉ कमीशन बोल रहा है कि कंटेम्प्ट वाला शब्द उसको अमेंड करना बहुत जरूरी है, यानी कि मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक है। इट स्टेटेड दैट अमेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट मे रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द लॉ एंड लेसन द रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव द कोर्ट्स एंड देयर अथॉरिटी ऑफ फंक्शनिंग। जरूरी है कि कंटेम्प्ट वाला डेफिनेशन आप चेंज कर दीजिए और इससे
इम्पैक्ट पड़ेगा कोई कानून व्यवस्था पे, ठीक है। द लॉ कमीशन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एबोलिशिंग द ऑफेंस इन इंडिया वुड लीव अ लेजिस्लेटिव गैप। मगर जब आप इस चीज़ को हटा देंगे तो लेजिस्लेटिव का जो गैप है वो गैप बन जाएगा, यानी कि लेजिस्लेचर का गैप बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि यू हैव टू टेक प्रॉपर बैलेंस। कंटेम्प्ट आप कोर्ट रखिए तो उसमें मॉडिफाई करिए, स्पेशली वही 2013 में जो किया गया इंग्लैंड के द्वारा। ये सब इस तरह का चीज़ लाइए, सिविल कंटेम्प्ट रखिए, क्रिमिनल में स्कैंडलाइज सब को हटा दीजिए और उसको मॉडिफाई करिए, उसका प्रॉपर डेफिनेशन बनाइए, तब जाके ये सही चीज़ है, ठीक है। द कमीशन ऑल्सो से डैट एक्ट कंटेन्स प्रोविजन विच लेस डाउन केसेज दैट डू नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट एंड केसेज वेयर कंटेम्प्ट इज नॉट पनिशेबल। एक ऐसा भी कंटेम्प्ट हो सकता है जो पनिशेबल नहीं हो सकता है, जो थोड़ी है कि हर एक में आप जुडिशरी को ही अंडरमाइन कर रहे हैं। The Commission also suggested retaining the definition of criminal contempt for the purpose of the ensuring। मगर ये भी बोला जाता है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसको भी रखना जरूरी है ताकि क्लैरिटी मेंटेन हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ कुछ वर्ड को आप वो करिए, देखो रखना तो सब कुछ ज़रूरी है तभी यहाँ तक है, मगर जो स्कैंडलाइज ये शब्द है इसको आपको प्रॉपर डिफाइन करना होगा, नहीं तो इसका मिसयूज होगा। कहने का मतलब ये है। फाइनल शब्द क्या है? फाइनल constitutional view by the Supreme Court on punishment and remedies for contempt of court may be useful at this juncture, not only because it involves the highest court of the land but also because parliament and state legislature have similar power to act against contempt। बोला कि ज़रूरी है, देखो कैसे स्विच हो गया, देखो ऑथर का मूड। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है, यह पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भी है। यदि वहाँ को हटा दीजिएगा तो यहाँ पार्लियामेंट पे भी असर पड़ेगा, हर कोई पार्लियामेंट को भी खराब बोलना शुरू कर देगा, हर कोई जुडिशरी को भी खराब बोलना शुरू कर देगा। इससे और नेगेटिव मैसेज जा सकता है और आदमी धड़ल्ले से गलत बोल सकता है और एक डेमोक्रेसी में और ज़्यादा करवाहट आ सकता है। इसका यही है कि जो थोड़ा मोड़ा जो आप बताए फ्रांस में जो दिया, हाँ, वो क्रिमिनल वाला में थोड़ा वो सब हटा दे और थोड़ा मोड़ा चेंजेस ला जाए, ठीक है। और देखिए और एक फोरम बनाए, इंडिपेंडेंट फोरम बनाए जो जुडिशरी के अगेंस्ट भी काम करे, ठीक है ना। बात समझे? दैट इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट एडिटोरियल। समझ में आया सभी चीज़? अब देखो, अब मैं तुमको थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट तुम लोग पे खर्च करना चाहूँगा इसी से रिलेटेड। अब देखो ये तो पढ़ लिए तुम लोग डिटो, मगर डिटो तो कभी लिख नहीं सकते हो, नहीं लिखना चाहिए किसी को डिटो, है ना। रिलेट करके कैसे रिलेट करोगे? लॉ कमीशन का हल्का चीज़ लिख दोगे। अब डिटो ये 4-5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या समझे हो? क्या तुम्हारे दिमाग से उचित है? इंग्लैंड का एक एग्जाम्पल दे दो, है ना। पॉजिटिव निगेटिव काउंटर व्यू और अपना भी व्यू चलेगा तुम्हारे माइंड में। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस यहाँ से चीज़ एक दिमाग में फ्रेम करना है और वो चीज़ को रेप्लिका करना है अपने पेपर में। की पॉइंट्स, वेरी गुड, की पॉइंट्स या सेंट्रल पॉइंट्स को लेना है और उस पर ही चलाना है। और कंक्लूजन भी तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। कंक्लूजन ये नहीं कि जो कर रहे हैं फाइनल वर्ड करके तुम्हारे। हमको एक बात बताइए, बोलो। ये जो पेंडिंग केसेस सब जो है सर कोर्ट में, कौन सॉल्व करेगा सर? कोर्ट ही सॉल्व? बिल्कुल। इस पे सर पार्लियामेंट कुछ नहीं बोल सकता है या एक्शन नहीं ले सकता कि आप फाइन कर रहे हैं? देखो आखिर नियुक्त जजेस का नियुक्त तो फिर पार्लियामेंट ही करेगा, एग्जीक्यूटिव भी करेगा। जिसको बोलते हैं प्रेशन हिंदी में, कि जब भी उस तरह का कोई लंबित मामला हो तो फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल बना के यही बोले ना। जो है अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि आपके पास जो लंबे समय से मामला है उसको मेरे पास भेज दीजिए। मगर ये बात सही बोल रहे हो, मगर हमारे पास भी तो बहुत सारे केसेस है। कितना लाख उसी केस, हाँ कितना करोड़ है, ठीक है ना। बात वो भी ज़्यादा तुम्हारा नीचे वाला सबऑर्डिनेट कोर्ट में ज़्यादा फंसा हुआ है। अब बात समझो कि सब इतना ओवर बर्डन्ड है ये सब। अब ओवर बर्डन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जुडिशरी ऑफिशियल्स कम है। 1.25 करोड़ देशवासी में इतना कम जुडिशरी है ना। 35 लगभग जजेस है तुम्हारे, तो कितना कम है और 1.25 करोड़ देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो कम ही तुम्हारा पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट लॉ लेके आए और जो जजेस, हाँ जजेस को बड़ा करे। हाँ वेरी गुड। 1971 का जो प्रपोजल है उसी हिसाब से करे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है। बेगूसराय में 5 को है, चलिए आप बढ़िया बात समझे तुम लोग? अब ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक रेडिकल
चेंजेस आना चाहिए। नहीं तो यार अभी बताओ फंडामेंटल राइट्स के बाद यदि हम चल जाए, हम कुछ फंडामेंटल राइट्स मेरा मान लो कोई दबा दिया और हम अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी जाएंगे 10 साल 20 साल बाद पेंडिंग ही रहेगा, मेरा पोता लड़ेगा उस चीज़ को। पोता भी नहीं लड़ेगा, पोता बूढ़ा आ जाए, बोलेगा कि दादाजी पगला थे, अब खत्म करो बात को, कहा है सुप्रीम कोर्ट आ गया, मेरा ही पैसा जा रहा है, व्हाट इज दिस। कोई सर प्रोटेस्ट भी नहीं करता है इसके तो खिलाफ। समझ रहे हो ना, नया मुद्दा दादाजी कहा है हीरो बन रहे थे, लाइमलाइट में आ जाएगा सर। समझे, अब दादाजी हीरो बने, हमको भी दिक्कत हो रहा है। सुनिए सर, इस मुद्दा को इतना लंबा चल जाता है, पीढ़ी टू पीढ़ी चला जाता है। तुम लैंड डिस्प्यूट तुम थोड़ा रुक जाओ, लैंड डिस्प्यूट देख लो ना, आज तुम लड़ाई किया सिविल कोर्ट में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एक लोग पे चलता है, मेरा खुद चल रहा है, ठीक है ना। और हमारे पिताजी हमको बोलते कि क्या तुम इतना कानून जानता है, तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है। हम बोलते कि यही तो दुर्भाग्य की बात है कि कानून जानते हैं। दिल्ली जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, आपके साथ नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है बाबू, प्रोटेस्ट करिए। जब एक रिलीजन प्रोटेस्ट किया शाहीन बाग का तो उसको खदेड़ दिया गया है, शाहीन बाग और हम जैसे आदमी जहर पूरी फैलाएंगे सर। एक ही दूरी। चलो एनीवे सॉफ्ट पावर एनीवे 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 बस हो गया। तुम बात सही बोले, मैं पॉलिटिक्स ही तो ऐसा है। अभी पॉलिटिक्स का बात किया ना बाबू, जब बात करते हैं सेकेंड नाइट होने दो, उसके बाद विचार देना अपना। अच्छा सर, मोदी जी को हम ट्वीट कर सकते हैं सर? ट्वीट कर सकते हो, आज रिप्लाई नहीं आएगा, मगर क्या रहेगा? रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई नहीं? क्यों आएगा यार, तुम्हारे ऐसा आदमी बहुत है। मेरा वायरल हो जाएगा ट्वीट का। वायरल हो जाएगा, हाँ तब तो ठीक है। देखो देखो देखो, हो सकते हो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हो। तब कैसे करेंगे सर? ताकि तुम्हारे जगह, ताकि तुम जिस जगह पर रहते हो XYZ में, वहीं यहाँ के पार्लियामेंटेरियन भी तो बहुत अच्छे हैं, तो तुमको गायब करने में कहाँ ज़्यादा समय लगेगा, बहुत बढ़िया से गायब हो अभी जाओगे। सर बेगूसराय में पोस्टर सटा था गिरिराज सिंह का, लापता है। हाँ चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया, भावना में नहीं बहना है। अब ये I-12 समझोगे तो तुमको समझ में आएगा कि इतना चिड़ क्यों है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का है 25 जुलाई को है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। देख लो, कल भी आया था ये टॉपिक, फटाफट देखो ना, मेंस का सिलेबस बताना पड़ेगा क्या? अच्छा दो, कोमल को भी देखने के लिए दो। दे रहे हैं का कितना नंबर है जी GS पेपर 2 में? तो यहाँ पे भी एक गलती, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। देखो एक बात बोल, अब चलो हम टॉपिक पर आने से पहले तुमको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। और चुपचाप समझना, कोई टोकना नहीं, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा तो अच्छा चीज़ नहीं है। देखो हमारे इंडिया में क्या है कि जो पार्लियामेंट्रियन चुन के जाते हैं वो फिट ही नहीं है लेजिस्लेचर बनाने के लिए, अनपढ़ है, मूर्ख है, चपाट है, कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो काहे लेजिस्लेचर बनाया, काहे एक्ट बनाएगा, उसको तो बुझने नहीं आता है, नंबर 1। दूसरा कि देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को का ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ मैं, जो जनता से चुन के जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे मसल पावर यूज़ होता है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। क्रिमिनल आदमी लोग, यदि क्रिमिनल आदमी लोग असेंबली में पहुँच जाए, हाउस में पहुँच जाए, तो वो तो बर्बाद कर देगा। वही हो भी रहा है, हाँ वही ना बोला, तभी तो जगह का प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, तभी तो ये जगह बहुत फेमस है क्राइम के लिए। कभी सोचे हो यही रीज़न है, बात समझे। तो ये दो चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ है, ये दो जो चीज़ है कि जो फिट नहीं है, जो अनपढ़ है, गवार है, जो कुछ बुझने नहीं आता, वो पार्लियामेंट पहुंच गया, वो फिट नहीं है। तो क्या एक डिबेट उठ रहा है अभी इंडिया में, क्या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सही है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या आता है मैं तुमको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, US के बारे में, या फिर जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट लगा हुआ है वहाँ क्या होता है कि आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनाव करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे अभी जो इलेक्शन हुए हैं, हमारे इलेक्शन भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन ही हुए हैं, ठीक है ना। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि क्या गलत हुआ है 2019 में, ठीक है, या 14 में भी तो मोदी जी के नाम पे ही लड़ा गया था। मगर तुम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री का। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि आप एक आदमी को हेड बनाना चाहते हैं कंट्री का, ठीक है, उसको हेड बनाते हैं, और वो आदमी जब हेड बनता है उसको पूरा पावर है कि वो अपने कैबिनेट को खुद ही
चुनेगा अपने अनुसार, और वो कैबिनेट में पढ़े लिखे आदमी, टेक्नीशियंस, टेक्नोक्रेट्स, ऐसे लोग को डालेंगे। तो जाहिर सी बात है जिसको बहुत नॉलेज है, जैसे कि जयशंकर साहब हो गए, ह्यूज नॉलेज है, ह्यूमंगस नॉलेज है उनको, और देखो कितना बढ़िया काम भी करते हैं। सुषमा स्वराज के नीचे रहकर कितना काम किए थे, इसलिए उनको प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसे लोग जो पॉलिटिशियन नहीं है, जो मगर स्पेशलिस्ट है, ठीक है, उसको डाल दिए। अब जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल बताओ कि आरबीआई में शांति दास को तुम डाल दिए, कितना गलत किए। अब बताओ हिस्ट्री ऑप्शनल हम तुम लोग को पढ़ाते हैं, ये बात हम बहुत बोलते हैं, पहले भी बोले थे। अब हिस्ट्री ऑप्शनल तुमको पढ़ा रहे हैं हम, और हमको तुम आरबीआई का तुम बना दिया हमको। हम कितना भी जानते हैं इकोनॉमिक्स, बहुत कम ही जानते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स को बनाना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर जिसको नॉलेज है वो नॉलेज वो पोजीशन को होल्ड करेगा, वैसा नॉलेजेबल आदमी तो ज़्यादा बेटर दे पाएगा। इसीलिए इंडिया में समझ जाओ, इसलिए इंडिया में एक डिबेट आ रहा है कि क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हटा के हम प्रेसिडेंशियल ले आए, जहाँ पे पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगा, वो अपना कैबिनेट को डिसाइड करेगा। मगर बहुत बड़ा सवाल ये भी है, क्या इंडिया तो मूव कर चुका है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अब देखो होता क्या है, किस तरह पार्लियामेंट में कैसे प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है, ये बात समझो। 545 सीट्स हैं, मैक्सिमम 552 है, 7 खाली रहता है, कभी भी भर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। 545 में जब चुन के जाता है और जो मेजोरिटी बनाता है, और मेजोरिटी में लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा मुखिया कौन हो, और वो कॉन्फिडेंस में लेता है और वो पीएम बनता है, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्र का, वो क्षेत्र के आदमी का चेहरे पे उसको वोट दिया जाता है। जैसे कि बेगूसराय से बेगूसराय से क्या है, गिरिराज सिंह जी है। अब जब गिरिराज सिंह जी है तो उनके चेहरे पे वोट दिया जा रहा है कि गिरिराज सिंह जी कितने सक्षम है बेगूसराय को वो करने के लिए। मैं इलेक्शन तो पूरी तरह से करवट मार दिया, घूम गया, ये तो प्रेसिडेंशियल हो गया ना, कि अब हम गिरिराज सिंह को देख के वोट नहीं दे रहे हैं, अब हम मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। अब तुमको इसके पीछे वाला, हम अभी यूट्यूब पे है, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, हम तुमको बताएंगे कि इसके पीछे गणित क्या है, और अरुण जेटली जी का क्या रोल है इसके पीछे, मैं बताऊंगा बाद में तुमको, ठीक है। अभी बीजेपी जो 2019 में जीता है उसमें अरुण जेटली का बहुत बड़ा हाथ है। यही चीज सबके ब्रेन में यही रखा हाँ, है कि पूरी तरह से मोदी में कर दो, और जो हाँ, जो मुखर प्रवक्ता है, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी हो गए, जैसे बेकार का तुम्हारा अभी संबित पात्रा है, वो तो बेकार है, और त्रिवेदी जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेजेबल है, उसका बात कह लेता है यार, मेरा दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, ये जो है, तो अभी भी तो हम लोग वही देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चुनाव हो रहा है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो रहा है। तो क्या बाद में तुमको ये मिलेगा देखने को, क्या सुधार आ जाएगा? कुछ सुधार नहीं आएगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अभी तो ये दिक्कत है सर, इतना बड़ा डाइवर्सिटी वाले कंट्री डायरेक्ट पार्लियामेंट्री लेवल भी नहीं। देखो सुनो नहीं, इस पे विवाद है, हमारे फोरफादर। देखो पार्लियामेंट नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारा सभी का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा, कैसे ट्राइबल से लोग पहुंच पाएगा, कैसे रिलीजन से पहुंच पाएगा, कैसे मुस्लिम से पहुंच पाएगा? गलत कानून ला दे तब क्या होगा? वही तो बोले, मेजोरिटी विंस होगा तो दब जाएगा। तो देखो तो बैलेंस है ना, क्या कर सकते हो? जैसे अयोध्या वाला एपिसोड हुआ है, क्या कर सकते हो? सुनो, इस बात को यहीं पे रखो। बाकी देखिए अब ये इस बात को यहीं पे रखो, और ये बात समझो। और एक तो कितना गंदा चीज़ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से जो आप व्हिप जारी कर देते हो और व्हिप से आप हट जाते हो, है ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, है ना, है ना, बिल्कुल समझो बात को। अब तुम लोग शांत रहो, तुम लोग का राय विचार हम बाद में लेंगे प्लीज़, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है, क्या कि तुम उस चीज़ को रिलेट कर रहे हो, है ना, हमारे अंदर भी फटता है। तो ये इस बात को समझो, पहले पूरी तरह से कर लेते हैं ना, फिर 5 मिनट डिस्कशन के लिए लगे। पहले मुद्दा को तो समझ लेते हैं। भाई इंग्लैंड में क्या है, ब्रिटेन में अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन में गजब बात है कि व्हिप पे कोई बात नहीं। ब्रिटेन में तो ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर खुद भी बिल बनाया वो तक तुम्हारा गिर जाता है, वो तक पास नहीं हो पाता है। जैसे तुम्हारा ब्रेक्जिट वाला था क्लासिकल एग्जाम्पल, उस पर कैमरन वाइट का सत्ता पलट गया ना,
उसके बाद थेरेसे में आए, उसका भी सत्ता पलट गया। उसके बाद नया आए अभी, हाँ जॉनसन साहब आए, ब्रिटेन से लिए। मगर ब्रिटेन का क्या कि एथिक्स बहुत हाई है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट में चलाता है लोग बहुत एथिक्स हाई है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता। मैं इंडिया में कुछ अलग समीकरण है इसका, बात समझ रहे हो ना। जहाँ से हम लिए मैं वो ठीक से हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। तुमको बताएंगे बाद में कभी। अच्छा तुम लोगों को पॉपेट तो है नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मगर ये चीज़ का हल्का तुमको पॉलिटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इस पर तुम्हारा बहुत बड़ा काम किए थे कौन? अब्दुल कलाम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 में वो थोड़ा संशोधन ला दिए थे, मैं बताऊंगा तुमको बाद में, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और उसके बाद ही लालू जी लड़ नहीं पाए थे इलेक्शन, ठीक है। अब देखो मुद्दा समझ में आ गया तुमको, मुद्दा समझ में आ गया ओवरऑल, इसी को डीप में पढ़ाएंगे। देखो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, फटाफट बताएंगे, फटाफट देखना, कोई क्वेश्चन मत करना। इट क्रिएटेड लेजिस्लेटर लार्जली अनक्वालिफाइड टू लेजिस्लेट, जनता उसको चुन के भेजती है जो अनपढ़ है, गवार है, जो कि लेजिस्लेटर नहीं बना सकता है, नंबर 1। सेकंड देखो, एज द गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटिव मेजोरिटी द एग्जीक्यूटिव इज फोकसिंग ऑन पॉलिटिक्स दैन ऑन पॉलिसी और परफॉर्मेंस। क्या बोला जा रहा है कि चूंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से लेजिस्लेटिव मेजोरिटी को डिपेंड करती है, और लेजिस्लेटिव मेजोरिटी मतलब एग्जीक्यूटिव, अभी का जो स्थिति है, ठीक है। तो इसलिए लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पॉलिसी और प्रोग्राम पे ध्यान ना दे के खाली पॉलिटिक्स पे ध्यान देता है। समझ में आया बात? ये फिर से समझो, ये देखो, चूंकि गवर्नमेंट्स पूरी तरह से लेजिस्लेटिव मेजोरिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि अभी ना तुम्हारा बन गया मोदी जी का और बहुमत पे आ गए, उनको क्या, अब कोई भी जब बिल एक्ट बनता है तो अलग अलग तरीका होता है, किसी को हाफ से बनना होता है, किसी को 2/3 से बनना होता है ना। बहुत सारा प्रोविजन है इसका, मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ इस डोमेन में, ठीक है ना, बहुत डीप हो जाएगा इस डायमेंशन में। जब 2/3 वाला बात आ जाएगा तब तो मोदी जी वाला गेम फेल कर जाएगा, क्या कि 2/3 नहीं होगा। तो अब इस कंटेक्स्ट से बात समझो कि चूंकि गवर्नमेंट डिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के ऊपर, बाकी लोग भी हैं, ठीक है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ज़्यादा फोकस करता है पॉलिटिक्स पे रेदर देन पॉलिसी और प्रोग्राम्स में। पॉलिटिक्स करेंगे उसका हमको डायरेक्ट लाभ मिलेगा, और यही 5 साल करते रहते हैं। अब कुछ दिन पहले होता है तो बड़ा बड़ा मुकदमा कर देते हैं, बड़ा बड़ा नया इशू लेके आते हैं, उस पर इमोशंस ला देते हैं। देखो, लेजिस्लेटर्स आर शिफ्टिंग अलायंसेस फॉर सेल्फिश इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बताओ, जदयू का गया आरजेडी में, आरजेडी का गया बीजेपी में, बीजेपी गया कांग्रेस में, कांग्रेस गया फिर बीजेपी में। व्हाट इज दिस? कोई एथिक्स नहीं है, कोई अपना वो नहीं है, प्रिंसिपल लाइन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। जो सत्ता पे है उसके पीछे दौड़ पड़े, और सत्ता से निकला फिर इधर दौड़ पड़े। यही बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेटर है, जो लेजिस्लेटर मतलब जो पार्लियामेंट में जितने भी बैठेंगे सभी लेजिस्लेटर ही तो है। जितने लेजिस्लेटर है वो शिफ्ट करते हैं अपने अलायंस को अपने सेल्फिश इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है देयर आर नॉट व्हीकल्स ऑफ कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज। अपने कोई आइडियाज नहीं है, कोई विचारधारा पे अडिग नहीं है, चेंज पे चेंज हो रहा है। प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी इज इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जो प्लुरल है सब तबका को लेके चलना है, ये एक इंडिया का बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मगर साथ साथ बहुत बड़ा नेगेटिव भी है, ठीक है। बोला बट इट्स करेंट मैनर ऑपरेशन इज द सोर्स ऑफ द मेजर वीकनेस। और ये मेजोरिटी को, ठीक है, इसका ऑपरेशन करने के चक्कर में क्या है, देखो ऑपरेशन क्या है, फलना है, जगह है, बेगूसराय का भूमियार बेल्ट है, भूमियारे जाएगा पार्लियामेंट में, इससे हमारे जैसा आदमी लोग पिस गया नीचे, वो नहीं जा पाएगा, जो कि अच्छा बोल पाता है, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को। अभी कन्हैया कुमार लेके चलो, मुझे जानते हो कन्हैया कुमार बहुत अच्छे, कन्हैया कुमार यदि पार्लियामेंट में पहुंचता तो बाबू किसी दिन तुम्हारा कन्हैया ऐसे से होता, रगड़ देता, वो स्पीच देता है, वो अकेले आप PhD किया है जेएनयू से, ठीक है ना, काहे नहीं सोचते हो जेएनयू का प्रोडक्ट है। सुनो, बीजेपी में चल जाइए, नहीं जाएगा, ठीक है। सुनो, अब क्या है, तुम फंस गया फिर वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा बात क्या है कि जो आप प्लुरलिस्टिक सोसाइटी देखते हैं, प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी दिखा कर दो, वो ऊपर कर दो, ये परेशान है कोमल, परेशान हो, इसको कुछ ज़्यादा कर पसीना आता है, मेरे हाथ पैर में। कुछ बोल ही नहीं रही है। देखो
समझो बात को। देखो आज तो पॉलिटिक्स ही पर आ रहे हैं पूरा तुम लोग। सर कभी भी वो नहीं करते रिटेलिएट आपके साथ, पॉलिटिक्स में हम और वही करते हैं। सब अलग है, यही तो डाइवर्सिटी है, यही ना डाइवर्सिटी है। सुनो, यही तो जो डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में, ये बहुत बड़ा काम भी करता है, बहुत बड़ा खराबी भी करता है। खराबी इसलिए फला जगह से मुस्लिम ही उठ सकता है, फला जगह से एसटी रामविलास पासवान का ही आदमी उठ सकता है, इसी जो टैलेंटेड आदमी है वो पिसा जाता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। अब बोला कि वी बोरोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन ब्रिटेन, हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, जान ही रहे हो सभी लोग। मगर ब्रिटेन में कुछ और समीकरण है। क्या बोला जा रहा है? वी बोरोड द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ ब्रिटेन। वेस्ट मिनिस्टर जगह का नाम है, वहाँ पे पार्लियामेंट है, इसलिए हम लोग उसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं जगह के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग ब्रिटेन से लाए, मगर ब्रिटेन का पूरी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन, जानते हो है ना। वहाँ पे कम है, वोटर्स लोग कम है, कॉन्स्टिट्यूंसी कम है, ये ट्रेडिशन पे चलता है, बहुत कम है। देयर इट इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टीज ईच विद अ कोहेरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रेफरेंस दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नेक्स्ट। अपना अपना पॉलिटिकल आइडियाज़ है, अपना अपना विचारधारा है, कोई इधर उधर जाने का कोई बातें नहीं। कंजर्वेटिव है, एक तुम्हारा क्या है, लिबरल है। बतिया समझे? तो कोई लिबरल से दौड़ते हुए कंजर्वेटिव में नहीं जाएगा, आपको कंजर्वेटिव दौड़ते हुए इधर नहीं आएगा। सॉरी, लिबरल बोल रहे लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी, लिबरल तो उधर है, दूसरा जगह है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया का बात करें तो क्या है, देखो, इन इंडिया बिलोंगिंग टू अ पार्टी इज ऑल ऑफन अ लेवल ऑफ कन्वीनियंस विच अ पॉलिटिशियन अडॉप्ट्स। क्या है कि एक पार्टी में जो है वो डिपेंड करता है कि पॉलिटिशियन कैसा अपना वो कर रहा है, लीडर कौन है। मोदी जी है, गुजरात। ठीक है, इन इंडिया बिलोंगिंग टू अ पार्टी इज ऑल ऑफन अ लेवल ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस है, जहाँ मन करे वहाँ घुस जाएंगे, जहाँ हमको इच्छा होगा वहाँ घुस जाएंगे, कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी बीजेपी में रहेंगे। ठीक है, होपिंग फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट इज द कॉमन प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह जाना कॉमन प्लेस है, इंडिया में यही बोला जा रहा है। वोटर्स इलेक्ट द लेजिस्लेटर इन मोस्ट ऑफ द केसेस कीपिंग द लीडर इन माइंड, हैंस वी आर इलेक्टिंग द लेजिस्लेटर नॉट टू लेजिस्लेट बट इन ऑर्डर टू फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। हम लोग, अब ये देखो कितना बढ़िया बात किया है, इसलिए जो वोटर चुनता है, वोटर जो चुन के भेज रहा है वो एक्चुअली लेजिस्लेटर को नहीं भेज रहा है, वो एग्जीक्यूटिव को भेज रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वही रूल करेगा। मगर इस तरह का विचारधारा भी तो सही नहीं है ना। आपको तो वैसा आदमी को चुन के भेजना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर में हेल्प करे, काहे कि वही कानून एग्जीक्यूटिव करेगा। बात समझ गए? एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल तो तुम्हारा पार्लियामेंट है ना जी, तभी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सबसे पावरफुल है। और लेजिस्लेचर में तुम्हारा अपोजिशन भी आता है, यानी कि अपोजिशन भी कितना पावरफुल चीज़ है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो अभी हम चुन के भेज रहे हैं, और अभी हम मोदी करके हम तो एग्जीक्यूटिव में चुन के भेजे, तो वो तो पॉलिटिक्स ही करेगा। हम ये चुन के हम भेज दिए, लेट से एक्स को भेज दिए, जो एग्जीक्यूटिव में बनेगा भी नहीं। शशि थरूर टाइप का आदमी पहुंच गया ऊपर, जो लेजिस्लेटर में हेल्प करेगा, तो पूरी तरह से एक्ट को चेंज कर देगा। स्मृति ईरानी कहाँ तक पढ़ी लिखी है? उनका बात मत करो। मेजर प्रॉब्लम्स बीइंग इनकाउंटर टुडे, क्या क्या नए प्रॉब्लम्स है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हो। अभी तुमको, अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तुमको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। नंबर 1, इट लिमिट्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट टू दोज हु आर इलेक्टेड, समटाइम्स क्रिमिनल्स। जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाएंगे, जो मंत्रिमंडल में जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट बनेंगे, ठीक है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट टू दोज आर इलेक्टेड समटाइम्स क्रिमिनल्स, कभी वो क्रिमिनल हो जाएंगे, बोगो वाला, ठीक है, जो बोल रहे थे, rather than to those who are able and executive cannot appoint a cabinet of his choice। जो एबल्ड है, दूसरे पार्टी का भले ही, उसको हम अंदर नहीं डालेंगे। हम हर समय बोले हैं कि मनमोहन सिंह को आप काहे नहीं यूज़ करते हैं, और दूसरे पार्टी से हैं, कितना दिक्कत वाली बात है। अभी जितना दिन वो बचे हैं, या जितना दिन वो यदि रहेंगे तो बहुत योगदान दे सकते हैं कंट्री को। ठीक है, बात समझ गए ना तुम लोग। अब देखो मिसयूज़ किया जा रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ को बता चुके हैं तुमको, है ना, जहाँ पे MLIS को क्या किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है और सरकार को गिरा दिया जा रहा है। कर रहे कि नहीं कर रहे? महाराष्ट्र में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ,
बहुत कुछ हुआ है। मोस्ट लॉज आर ड्राफ्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव। गजब बात है, एग्जीक्यूटिव ड्राफ्ट कर रहा है क्योंकि मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। इन प्रैक्टिस बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री इनपुट्स इनटू द फॉर्मुलेशन एंड पैसेज इज मिनिमल। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यही बोला जा रहा है कि जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाना शुरू कर दे, ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लॉ बनाने का अधिकार लेजिस्लेटर को है। और जब एग्जीक्यूटिव, जैसे कि तुम्हारा ये वाला केसेस बना है, ये यही वाला जो मोदी जी लेके आए थे, सिटीजन वाला एक्ट, पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव भी बना है, लेजिस्लेटर कहाँ बनाया है इसको? लेजिस्लेटर तो विरोध किया है इस चीज़ का। बात समझे? जब विरोध किया है, डैट मीन्स क्या है? जब विरोध किया है तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना रहा है। जब एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाना शुरू कर दे तो लेजिस्लेटर का क्या काम है? फॉलो करता है ना। ये बात समझ रहे? और एक दिन में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आते हैं। आर्टिकल 370 तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उससे पहले बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, बहुत समय लगना चाहिए पैसेज होने के लिए, एक दिन में पास हो जाता है। अर्थमेटिक का फायदा है। हाँ, अर्थमेटिक का फायदा है, बिल्कुल। नंबर गेम तो ये सही चीज़ नहीं है एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी के लिए। वही बोला जा रहा है कि देखो, सेवरल बिल्स को पास किया जाता है बहुत कम डिबेट के साथ, या कभी कभी डिबेट नहीं होता है। जब डिबेट, पार्लियामेंट क्यों बना है? डिबेट के लिए बना है ना। रूलिंग पार्टी इनएविटेबली इश्यूज अ व्हिप, वही व्हिप जारी कर देता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसके बाद उसके तहत क्या होता है? एमपी को आंख बंद करके वोट देना होता है। यदि तुम्हारे पास डिसिडेंट वॉइस भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक मुद्दा है, इस पर आपको हाँ ही देना होगा। द लेजिस्लेटर आर नॉट एबल टू अप्लाई देयर कलेक्टिव माइंड फ्रीली टू मेक द नेशन लॉ। जो लेजिस्लेटर है वो कलेक्टिव माइंड नहीं दे पाता, क्योंकि व्हिप का बात है और आप माइनॉरिटी में हैं, तो आपका बात को कुचला दिया जाएगा वहाँ पे। तो लेजिस्लेटर काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए उसको हम भेजे हैं। बात समझे? और नेशन लॉ के लिए वो ठीक से अपना काम कलेक्टिव माइंड से काम नहीं कर पा रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट परमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये तय नहीं कर पा रहा है कि एग्जीक्यूटिव को जो काम दिए थे और जो लेजिस्लेटिव को जो काम दिए थे उसमें डिफरेंस नहीं पता कर पा रहा है। हम लेजिस्लेटिव को नहीं दिए थे कि लेजिस्लेचर बनाना, मतलब लेजिस्लेशन बनाना, एक्ट बनाना, ये तो एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो कितना बड़ा पार्लियामेंट का दोष है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड इज अ वीकेंड, है ना। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, हाँ, एग्जीक्यूटिव तो तुम्हारा लेजिस्लेटिव भी तो है, वही लोग तो वहीं चुन के गया है ना। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर केवल तुम्हारा जुडिशियरी और तुम्हारा लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है यहाँ पे। ये कहीं समझ होता है? एग्जीक्यूटिव पहले लेजिस्लेटिव है तब वो एग्जीक्यूटिव है। हाँ, पहले वो लेजिस्लेटर है, हाँ पहले लेजिस्लेटर है तब वो एग्जीक्यूटिव है। बात समझे ना? समझ गए? वही बोला जो अकाउंटेबिलिटी है, सरकार का, एग्जीक्यूटिव का जो अकाउंटेबिलिटी है, जो अपने लोगों को देने के हाँ ये काम हम किए हैं, वो वीक पा जा रहा है। कोई पार्लियामेंट में सवाल करने के लिए है ही नहीं। समझे बात को? द वेल ऑफ द हाउस सपोज टू बी सैक्रोसेंट बिकम्स अ स्टेज फॉर द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन। ये सैक्रोसेंट बना के अपोजिशन आएगा, हल्ला उल्ला करेगा, नाराबाजी करेगा, बात खत्म कर देगा, चल देगा, एग्जीक्यूटिव अपना लॉ लगा देगा, बात खत्म। यही होता है। यूट्यूब पे देखो, वी शुड हैव अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी whose leaders can focus on the governance rather than staying in the power। तो ऐसा हम लोग को प्रजातंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, जहाँ पे लीडर ज़्यादा गवर्नेंस पे फोकस करें, ना बल्कि सत्ता में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए। ठीक है, वोट दोगी कोमल हमको? तुम हमको वोट दोगी? आपको वोट देना देना हमको, ठीक है ना? बाद में वोट देना, ठीक है हमको भी। केस पर अब वोट के लिए तो चाहे इंटेलेक्चुअल है चाहे बेवकूफ़ हो, भीख तो मांगना पड़ता है ना, डोर टू डोर। हमको वोट दीजिएगा। अब नॉर्मल लोकसभा वाला 30 से ऊपर, 25 साल से ऊपर, ठीक है। लोकसभा में 25 साल से ऊपर, राज्यसभा में 30 साल से, 30 साल से, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल से ऊपर, ठीक है। यानी कि 25 साल का युवक भी, 25 साल का एक यंगस्टर भी, लड़का हो या लड़की हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। तुम 25 ईयर्स में कलेक्टर बन जाओ, वही बड़ी बात है ना। अ केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखो, इसमें देखिए लकुना देखिए, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो रुक जाओ, देखो टाइम बहुत चला गया, रुक जाओ समझो। तो ये क्या है तुम्हारा केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो क्या है, चलो यही टॉपिक करके कल का टॉपिक करेंगे, जीएसटी कल करेंगे, ठीक है ना। बहुत ब्रॉडर है एक्चुअली। देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि हम ये भी बताया तुम लोग को, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दिक्कत क्या है कि डिक्टेटरशिप आ सकता है। यदि हम केवल प्रेसिडेंट चुनाव कर दिया, ऊपर कर दिया, और वो कैबिनेट अपने आप फॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है वो डिक्टेटर बन जाए। डिक्टेटर मतलब मोनोपोली कर दे वो, ठीक है। मैं ये बात तो है कि अभी भी मोनोपोली ही हो रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी, अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। तो वही बोला कि अ डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव इन न्यू दिल्ली एंड इन स्टेट्स वुड हैव द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फ्री फ्रॉम लेजिस्लेटिव विम्स। तो बोला कि यदि इंडिपेंडेंट मिले, यहाँ पे केवल छोटा सा स्टेट बता दिया है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसका वो समझो, कनोटेशन समझो, मीनिंग समझो कि किसी भी भारत के स्टेट में या पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल लेवल पे डायरेक्ट हम यदि सीएम बना देते हैं और पीएम बना देते हैं तो उसके पास पूरा पावर मिल जाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म बोल रहा हूँ, और उसके पास कैबिनेट फॉर्म करने का पूरा तरीका है। ना ही वो एंटी डिफेक्शन लॉ पे रहेगा, ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, जहाँ पे सत्ता गिर नहीं सकता है उसका, क्योंकि उसी को पब्लिक ने चुना है। तो डायरेक्ट कॉन्फिडेंस है पीपल का वो। और यहाँ पे क्या है कि कॉन्फिडेंस डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्या है कि XYZ को लेके कॉन्फिडेंस लेके तुम्हारा A ऊपर जा रहा है। हाँ, सेंट्रलाइज हो जा रहा है, डायरेक्ट वो है, उसी का फेस देख हम किए थे। तो वही बोला जा रहा है कि लेजिस्लेटिव विम्स पे वो नहीं रहेगा। विम्स मतलब क्या है कि उसका विचारधारा पे, उसका मतलब लेजिस्लेटिव विम्स मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव तुमको गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर और पीएम डायरेक्ट चुना गया है पीपल्स से। दूसरा क्या, ही विल एबल टू अपॉइंट अ कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स। कैबिनेट में टैलेंटेड लोग आएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म का बता रहा हूँ। और इससे क्या होगा कि उनका एनर्जी पूरी तरह से यूज, पॉलिटिक्स पे यूज ही नहीं होगा, और पूरी तरह से बिना पॉलिटिक्स लाइन का केवल डेवलपमेंट पे, केवल गवर्नेंस पे काम रहेगा, है ना। क्योंकि गवर्नेंस के लिए उनको बनाया गया है और पूरी तरह से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अगला बार बोलेगा किसको सीएम बनाना है, अरविंद केजरीवाल, वोट दो। नेक्स्ट क्या है, इधर हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को वोट गया तो हर्षवर्धन वो हो गए, चेहरा हो गए। अब हर्षवर्धन अपना कैबिनेट बना दिया अपने मन से, किसी भी देखें फलना XYZ कलेक्टर बहुत अच्छा है, आ जाओ मेरे मंत्रिमंडल में, तुमको हम कैबिनेट दे रहे हैं। वो डॉक्टर बहुत बढ़िया, आ जाओ डॉक्टर। इंजीनियर तुम भी आ जाओ। सोचो कंट्री कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए यूएस में जितने भी मंत्रिमंडल सब एक्सपर्ट होते हैं, यूएस में जितने आते हैं सब एक्सपर्ट होते हैं, जानकार होते हैं अपने अपने फील्ड के। नहीं देखो, तो कंट्री पढ़ा लिखा नहीं है अपनों का, तो फिर यहाँ मरा जाएगा ये सब। तो रामविलास जी बन पाएंगे खाद्य मिनिस्ट्री? सिमिलरली और तेजस्वी बन पाएगा सीएम? तो फिर सिमिलरली टू गिव इफेक्ट टू अ मीनिंगफुल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वी नीड डायरेक्टली इलेक्टेड लोकल ऑफिशियल each with real authority and financial resources to deliver results in their own right। यही चीज़ हम लोग पंचायत राज सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं, साथ साथ हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के लिए कर सकते हैं। और उसके पास भी वही पावर होना चाहिए कि अपने छोटे से कैबिनेट फॉर्म करे या फिर उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे और डायरेक्ट वो पीपल का कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे और वो काम करे, ठीक है। मगर इससे डिक्टेटरशिप का पॉसिबिलिटी है, बता चुके हम तुमको। इससे क्या होगा कि सीरियस ऑब्जेक्शन एडवांस बाय लिबरल डेमोक्रेट इज इट मे लेड टू डिक्टेटरशिप। इसे डिक्टेटरशिप होता मनमानी करना शुरू कर देगा लीडर, कॉन्फिडेंस आएगा हम ही हैं, जो है हम ही हैं, ठीक है। तुम ये बोलो कि सर ऐसा बात है तो कहाँ यूएस में इतना लंबा सर्वाइव कर गया, तो हम तुमको बताना चाहते हैं यूएस में इसलिए लंबा सर्वाइव कर गया क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट बॉडी है, वहाँ का बॉडी। ज़्यादा ये उड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत वो कर देगा, बाइंड कर देगा उसको। वो डिक्टेटर है, मैं वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है जी, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का बात कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट है, वन पावर, उसको बोलते हैं टोटालियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। हाँ, टोटालियन बोलते हैं, यानी कि एक सिंगल पार्टी रूल करेगा। प्रेसिडेंशियल कहाँ है, वो भी टोटालियन है। हाँ एक ही है वो तो, और तुम्हारा वही प्रजाति आगे बढ़ रहा है। देखो तो क्या है कि एट प्रेजेंट ऑल्सो इट इज़ अ रबर स्टैम्प मेजोरिटी इन द लोकसभा। रबर स्टैम्प है कि नहीं है? रबर स्टैम्प समझ रहे हो, लेजिस्लेटर है, रबर स्टैम्प है, एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उसको ही सपोर्ट करना है, ठीक है।
तो क्या है, तो सब रबर स्टैम्प, अभी भी तो वही बोला था, अभी भी का स्थिति तो वही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का है। सब तो कहाँ इतना चुन के गया है, कहाँ कुछ कोई बोलता है, बोलने वाले खाली ऊपर का मोदी जी ही रहते हैं, एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं, नीचे वाला जब कोई चुन के उसको भेजा उसको बोलना चाहिए ना, कहाँ बोलता है। The directly elected executive at the center would be amply balanced by those of the directly elected chief executive in the states who would have their own charisma. देखो, कोई डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, जब करें तो वन कैन कम आउट ऑफ द हैसल्स ऑफ द प्रेजेंट डे रबर स्टैम्प लेजिस्लेटर। जो अभी रबर स्टैम्प है कि हाँ ठीक है हम जीत का है, कोई मतलब नहीं, मोदी जी है, हम रबर कर रहे हैं, यानी कि हाँ सहमति दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से हट सकते हैं, मगर आफ्टर ऑल कोई फायदा नहीं होगा। वही बोला कि ओवरऑल सिनेरियो में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बोले या ना बोले हम लोग प्रेसिडेंशियल मूव कर चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंशियल तरफ मूव कर चुके हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेस एडिटोरियल। जो कल थर्ड एडिटोरियल है जो जीएसटी के बारे में, उसके बारे में लंबा कल आधा घंटा डिस्कस होगा, क्योंकि बहुत लंबा चीज़ है, और इसके पहले हम तुमको जो जीएसटी का अलग से तुमको पीडीएफ भेजे हैं उसको बताना जरूरी है। मोदी जी को सब लगता है